नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर दुर्ग से है, जहां बिहार के बौद्ध तीर्थ स्थल महाबोधि गया को लेकर बौद्ध समाज लगातार प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। जहां एक और 1949 के बीटी एक्ट खत्म किए जाने की मांग को लेकर काफी समय से अनुयायी धरने पर बैठे हैं, तो वहीं उनकी मांग है कि महाबोधि तीर्थ स्थल पर बाकी धर्म संप्रदाय के लोगों को हटाया जाए, वहीं तीर्थ स्थल बौद्धों को ही दिया जाए। तो वहीं बौद्ध समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जिस तरह से सभी धर्म स्थल के लोगों को महाबोधि तीर्थ स्थल पर भी बौद्ध समाज का हक मिलना चाहिए, परंतु 1949 के बीटी एक्ट के तहत केवल बौद्ध तीर्थ स्थल पर ही लागू है, जिसकी वजह से अन्य समाज के लोग हमारे धर्म स्थल में अपना कब्जा कर रखे हैं, जो कि भारत गलत है। इसका हम बौद्ध समाज कड़ा विरोध करते हैं। संविधान लागू होने के पहले से एक नियम है, बाकी सारे नियम संविधान के लागू होने के बाद शुरू हुए, लेकिन एक ही एक ऐसा नियम है जो भारतीय संविधान शुरू होने के पहले से चल रहा है, जिसमें गैर बौद्धों द्वारा वहाँ के मैनेजमेंट का संचालन किया जा रहा है, जैसा कि कहीं नहीं होता है। मुस्लिम में मुस्लिम का होता है, ईसाइयों में ईसाई होता है, हिंदू धर्म में हिंदू धर्म होता है, बौद्धों में बौद्धों का होना चाहिए। तो हमारी मांग ये है कि हमारी आस्था के केंद्र को दूसरे लोग कब्जा छोड़ दें और हमारे संतों गुरुओं की जो आस्था का विषय है वो हमको सौंप दें। बस इतनी सी मांग है। इस बात को लेकर हम पूरे भारत में आज की डेट में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हमने पूरे 29 राज्यों के हर जिले में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति के नाम और नीतीश सरकार बिहार के नाम हम लोगों ने मांग की है, ज्ञापन सौंप के मांग की है कि इस बीटी एक्ट को निरस्त किया जाए और हमारी धरोहर को, बौद्धों की धरोहर को बौद्धों को समर्पित किया जाए, सौंपा जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी साथियों को जय भीम और नमो बुद्धाय कहता हूं। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी कार्यकारिणी सदस्य हैं, प्रदेश के हम लोग पदाधिकारी लोग हैं और आज की डेट में 21 तारीख में संपूर्ण भारत देश में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तहत हम ज्ञापन सौंप रहे हैं महामहिम देश के राष्ट्रपति जी के नाम, मुख्यमंत्री बिहार के नाम और बिहार के राज्यपाल जी के नाम। विश्व की सबसे बड़ी धरोहर जिसे यूनेस्को ने संरक्षित किया हुआ है, हमारा जो बौद्ध गया का महाबोधि टेम्पल है, वो उसे बीटी एक्ट 1949 बौद्धिस्ट टेम्पल एक्ट 1949 में गैर बौद्धों ने वहां पे अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है, जो कि विश्व में किसी भी धार्मिक स्थल पे किसी अन्य लोगों ने कभी भी कोई कब्जा नहीं किया हुआ है। लेकिन ये बड़े विडंबना की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी सोचनीय बात है कि गैर बौद्धों ने हमारी बौद्धों की विरासत पे अवैध रूप से जो कब्जा करके रखा है। हम भारत सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति जी से यही मांग करने आए हैं कि भाई हमारी बौद्धों की जो धरोहर है, हम बौद्धों को हमारी विरासत हमें सौंप दी जाए। हम उसी परिप्रेक्ष्य में आज पूरे दुर्ग जिले के हमारे साथीगण भाईगण, हमारे सामाजिक संगठन के, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग कलेक्टर के माध्यम से हम ज्ञापन दे करके ये मांग करते हैं कि आप तत्काल से तत्काल इसे निरस्त किया जाए। हाँ, ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट में 29 तारीख को, इस महीने की 29 तारीख को फैसला आना है। अब देश के जो सुप्रीम जज हैं, है ना, सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या फैसला देते हैं, बौद्धों के फेवर में देते हैं या नहीं देते, हम ये तो नहीं कह सकते, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम एक आशा करके मान के चल रहे हैं कि बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंपी जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में उनका निर्णय हमारे पक्ष में आएगा और इसी अपेक्षा के साथ हम लोग ने ज्ञापन दे रहे हैं। जी, मैं सुभाष चंद्र मेश्राम, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रदेश का महासचिव हूँ। भारतीय संविधान लागू होने के तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया है। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों और परिजनों से मुलाकात की है। साथ ही अस्पताल प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी मरीजों का पारदर्शिता और निष्पक्षता से इलाज किया जाए। साथ ही इलाज में किसी भी मरीज के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ से बातचीत करते हुए कहा कि मरीजों के साथ अपना व्यवहार सही रखें। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण किया है, परिजनों से मुलाकात की है। तो खबर राजधानी रायपुर से, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया है और अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की है, उनके परिजनों से मुलाकात की है। तो वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों और परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही अस्पताल प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी मरीजों को का पारदर्शिता और निष्पक्षता से इलाज किया जाए। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया है, जहां अस्पताल में भर्ती मरीजों और परिजनों से मुलाकात की है।
तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया है, क्या कुछ इस दौरान देखने को मिला? दिव्या, आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अक्सर जो है आकस्मिक निरीक्षण के लिए सुबह जैसे वो मॉर्निंग वॉक करते हैं, इसी के दौरान वो निकल पड़ते हैं। राजधानी के जो DKS काफी बड़ा हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ का माना जाता है, और साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल जिसको मेकाहारा के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, ये दोनों हॉस्पिटल है। और ऐसे में जो है मरीजों को लेकर आए दिन शिकायत रहती है कि हमको स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं मिल पाती, जिसको लेके सीधे जो है स्वास्थ्य मंत्री मॉनिटरिंग स्वयं करते हैं। आप देख सकती हैं साफ तौर पर वीडियो में कि आज सुबह लगभग 6 बजे से वो वहाँ पर पहुंच गए थे और पूरा मतलब मरीजों से मिले, वहाँ की सारी व्यवस्था देखे, साफ सफाई की व्यवस्था, चाहे लाइटिंग की व्यवस्था, चाहे गर्मी का सीजन चल रहा है, बरसात का मौसम है, जिससे हॉस्पिटलों में गर्मी भी ज्यादा लगती है, तो इसको लेकर AC की भी बातें। और ये अक्सर जो है मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य मंत्री का दौरा अक्सर आकस्मिक निरीक्षण हॉस्पिटलों, दोनों हॉस्पिटलों में बराबर जो है निरीक्षण करते रहते हैं। और इसको लेकर आज श्याम बिहारी जायसवाल ने इसके बाद जब निरीक्षण के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान भी बताई कुछ बातों, जो जानकारी दी, कई 100 करोड़ की सौगात जो है मेकाहारा हॉस्पिटल में मरीजों की स्वास्थ्य सुविधा को लेकर उन्होंने जानकारी दी। जैसे 700 बेड का हॉस्पिटल को और बढ़ाने की बात उन्होंने कहा, कुछ लाइटिंग की व्यवस्था कुछ दिक्कत आ रही थी, उसको लेकर ट्रामा सेंटर की बात करके ये कहा जा सकता है कि कई 100 करोड़ की सौगात जो है मेकाहारा अस्पताल को देने की बात उन्होंने कही है, जिसकी प्रक्रिया भी विचाराधीन है। तो ये माना जा सकता है कि श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री जी जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफी जो है संवेदनशील नजर आते हैं। और आए दिन अक्सर उनकी जो ये आकस्मिक निरीक्षण होता है सुबह के समय लगभग 6 बजे हॉस्पिटल में पहुंच जाना एक स्वास्थ्य मंत्री के लिए बड़ी बात सामने निकल कर आती है, जिससे मरीजों से भी उनका मिलना जुलना होता है, स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी लेते हैं, मरीजों के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, कैसा उनके साथ व्यवहार हो रहा है, इन सब तमाम बातों को जो जानकारी लेते हैं स्वयं जो है स्वास्थ्य विभाग के मुखिया जो है, तो कहीं न कहीं मरीजों को भी एक राहत मिलती है कि स्वास्थ्य मंत्री का अक्सर आकस्मिक, इससे एक डर भी बना रहता है स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ में कि किसी भी क्षण जो है स्वास्थ्य मंत्री जी आ सकते हैं। तो कहीं न कहीं इससे स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं छत्तीसगढ़ में सुदृढ़ होने की तरफ जो है दिखता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल मनोज का विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबर राजधानी रायपुर से है, जहां वन मंत्री केदार कश्यप के भतीजे की मौत सड़क हादसे में हो गई है। दरअसल बता दें आपको, बाइक की रफ्तार तेज होने से बाइक डिवाइडर से टकरा गई, तो वहीं हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो आपको बता दें, वन मंत्री के भतीजे की सड़क हादसे में मौत हो गई है। तो अगली खबर की रुख करेंगे। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां आर्थिक नाकेबंदी के दौरान भिड़े कांग्रेसी नेता सुशील शुक्ला और गिरीश दुबे के बीच बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो यहाँ आपको बता दें कि राज्य में खनिज संपदा की लूट और जंगलों की कटाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश व्यापी आर्थिक नाकेबंदी की। तो वहीं साथ ही इस नाकेबंदी की शुरुआत सुबह से दोपहर तक 5 राज्यीय राजमार्गों पर की गई। तो वहीं इस दौरान सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन के दौरान एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला, जहां दोनों नेताओं के बीच आपसी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। आपको बता दें, आर्थिक नाकेबंदी के दौरान कांग्रेसी नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां सरकार की नीतियों के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया। तो अगली खबर की रुख करेंगे। खबर धामतरी से है, जहां एक हादसे का खौफनाक मंजर देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें, ओवरटेक करने की कोशिश बना जानलेवा साबित हो गई है।
जहां बाइक सवार युवक की मौत हो गई है तो वहीं एक की हालत गंभीर हो गई है। इस हादसे का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है जिसमें युवक हादसे का शिकार होते साफ साफ नजर आ रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को हिरासत में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर दुर्ग से है जहां एक कोर्ट कर्मचारी की कोर्ट में ही फांसी लगाने का मामला सामने आया है। दरअसल बता दें आपको, घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें कर्मचारी ने लिखा है कि वह वर्कलोड से काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वही अधिकारी भी उसे काम के लिए प्रताड़ित करते थे जिससे परेशान होकर कर्मचारी ने कोर्ट में ही फांसी लगा ली। आपको बता दें खबर दुर्ग से है जहाँ काम का प्रेशर ज्यादा होने से कर्मचारी ने कोर्ट में ही फांसी लगा ली है। तो वहीं पुलिस को मौके पर सुसाइड नोट मिला है तो वहीं सुसाइड नोट में वर्कलोड से परेशान था कर्मचारी। हाँ, जब यहाँ मुझे सूचना मिली कि सोमनाथ ठाकुर जो यहाँ कोर्ट में प्रस्तुतकार के पद पर पदस्थ है, उनके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है, तो हमारी पूरी टीम भिलाई न्यायालय में उसे देखने के लिए यहाँ उपस्थित हुई। वहाँ पर जांच चल रही थी। जांच अधिकारी निरीक्षणकर्ता ने बताया कि उनके जेब से मोबाइल, पैसा, सुसाइड नोट्स मिला। सुसाइड नोट्स में जब्ती करने के समय हमें दिखाया गया कि उसमें कर्मचारी को काम का दबाव था और न्यायिक अधिकारी के द्वारा उसको परेशान किया गया था, इसलिए उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा हुआ है और जब्ती पत्रक में भी स्पष्ट उन्होंने उल्लेख किया है। ये कितने बजे की घटना, कितने बजे आप लोग को जानकारी मिली? जानकारी जब हम कार्यालय में आते हैं 10 बजे के समय हमें जानकारी हुई कि फांसी लगाकर सोमनाथ ठाकुर द्वारा आत्महत्या कर ली गई है, तो हम तुरंत वहां से टीम लेकर के रवाना हुए। ये ऐसी जगह है जहाँ पे बाकी दूसरे कर्मचारी जो हैं, दूसरे ऑफिसों के कर्मचारी जो हैं प्रताड़ित होने पर यहाँ पे शिकायत करते हैं और न्याय मिलती है। अगर यहीं के कर्मचारियों के साथ में ऐसा हो रहा है तो फिर इसके लिए आप लोग क्या रणनीति रहेगी? इसके लिए हम अपने स्तर पर, यूनियन के स्तर पर कदम उठाएंगे। इसकी अच्छी शिकायत भी होगी और कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध भी होगा। मैं मनोहर कुमार खड़गी, अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ दुर्ग। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर राजधानी रायपुर से है जहां मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। तो वहीं इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं बैठक के दौरान सड़कों पर निराश्रित पशुओं की आवाजाही पर प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करने की चर्चा भी की गई। वहीं सीएम का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं की एक प्रमुख वजह निराश्रित मवेशी हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को खास निर्देश दिए गए हैं। वहीं ग्रामीण विकास आपसी तालमेल के साथ जिम्मेदारी साझा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाईवे पर पशुओं की उपस्थिति केवल यातायात में बाधा नहीं बल्कि जानलेवा दुर्घटनाओं का कारण है। अगली खबर की रुख करेगी छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल को ईडी की 5 दिन की रिमांड खत्म हो रही है। वहीं रिमांड होने के बाद ईडी की टीम ने विशेष अदालत में पेश किया, जहां चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। ईडी ने चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेजों, साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। इस दौरान चैतन्य से शराब घोटाले से जुड़े लेन देन को लेकर पूछताछ भी की गई। वहीं विशेष अदालत में चैतन्य को पेश करते हुए ईडी ने आगे की पूछताछ के लिए दोबारा रिमांड की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने रिमांड बढ़ा दिया है। अब चैतन्य 14 दिन न्यायिक रिमांड में जेल में रहेंगे। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी को घोटाले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर और पूछताछ जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर दंतेवाड़ा से है जहां माओवाद प्रभावी
प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सामाजिक पुनर्स्थापना की दिशा में एक नई शुरुआत की जा रही है। इस दौरान क्षेत्र में पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि यह केवल एक पुनर्वास कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक समावेशी सामाजिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों की भागीदारी से दंतेवाड़ा की स्थायी शांति प्रदान करना है। वहीं माओवादियों से यह अपील की गई है कि वे हिंसा का मार्ग त्याग कर समाज की मुख्य धारा से जुड़े। इसके साथ ही राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर पिछले 18 महीनों में दंतेवाड़ा जिला में 81 इनामी माओवादी सहित कुल 353 से अधिक माओवादियों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा को अपनाया है। शासन की पुनर्वास नीति नक्सल रिलेटेड सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत पूरे बस्तर रेंज में पुनः मार्किंग पुनर्वास से पुनर्जीवन की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जिला दंतेवाड़ा में पिछले 18 महीने से कुल 353 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 81 इनामी माओवादी हैं। पुनः मार्किंग छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत जो भी आत्मसमर्पण करता है उसको सर्वप्रथम प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये दी जाती है। इसके साथ ही जो शासन की विभिन्न योजनाएं हैं, बस पास, मेडिकल कार्ड और आधार कार्ड, ऐसे मूलभूत जितनी भी सुविधाएं हैं वो उनको प्रदाय की जाती है। इसके साथ ही पुनः मार्किंग में जो स्किल ट्रेनिंग रिलेटेड है, मतलब कोई भी अगर माओवादी आत्मसमर्पण करता है तो उसको स्किल उसका अच्छे से रिहेबिलिटेशन हो सके अपने ज़िले में जहाँ का भी रहने वाला है, तो उसके तहत उनको कौशल विकास योजना और विभिन्न योजनाओं के तहत स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। जिस भी स्किल में वो इच्छुक हो, ये पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है, जिससे कि जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर ले तो उसके पास एक स्किल रहे और वो अपना जीवन यापन शांति से कर सके। इसी के साथ मैं अपील भी करना चाहूँगा कि जो भी माओवादी हैं, जो उनकी विचारधारा से वो इस समय नेतृत्वहीन और दिशाहीन हो चुके हैं, उनका कोई लीडरशिप क्राइसिस हो गया है वहाँ पर, और आप देख रहे हैं कि लगातार। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार एक अनूठी पहल कर रही है। इस दौरान सभी शालाओं में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की शुरुआत की गई। वहीं स्कूल की व्यवस्था को सही कराने के लिए कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया। आपको बता दें कि यह अभियान प्राथमिक स्तर से लेकर हायर सेकेंडरी स्तर तक आयोजित किया जाएगा, तो वहीं साथ ही इसका लाभ सभी स्तर के छात्रों को दिया जाएगा। खबर रायपुर से है, जहां दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जहां जांच में पाया गया कि बुजुर्ग दंपति की हत्या किसी पेशेवर अपराधी ने नहीं, बल्कि गांव में झोला छाप डॉक्टर ने की थी। वहीं यहां आरोपी ने बुराई और तानों से आहत होकर दोनों बुजुर्ग की हत्या को अंजाम दिया। आपको बता दें, यह अपराधी पेशे से डॉक्टर नहीं है। वहीं मौके पर पुलिस ने आरोपी से चाकू, बाइक और अन्य सामग्री बरामद की है। साथ ही लास्ट सीन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंचा गया है। साथ ही साक्ष्यों के आधार पर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। थाना अभरपुर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 265/2025 धारा 103 BNS और 2527 आर्म्स एक्ट के तहत में दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी झोला छाप डॉक्टर जो उस गांव में प्रैक्टिस कर रहा था, आरोपी राकेश कुमार बारले, पिता धनेश बारले, 30 साल निवासी कोड़ापार कुरुद धमतरी को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे प्रकरण में मृतका के द्वारा इस डॉक्टर की बुराई करना, साथ ही साथ इसके इलाज को लेकर के ताने मारना हत्या का प्रमुख कारण बना। इसमें घटना दिनांक 25/7/2025 को 15/7/2025 को शाम को जाकर के इलाज के बहाने मृतक के घर डॉक्टर गया और उस समय भी देख करके क्रोधित होकर के इसके द्वारा अपने पास रखे हुए चाकू से दोनों के गले में वार करके बारी बारी से उसका हत्या कर दिया गया। साथ ही साथ दोनों के सीने में कई प्राणघातक हमले भी किए गए। इस पूरे प्रकरण में लगातार विवेचना करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे में घटना में प्रयुक्त चाकू, घटना समय पर उसके द्वारा पहने हुए कपड़े,
खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और उसके आसपास का क्षेत्र अब स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में विधानसभा में एससीआर से संबंधित विधेयक पारित हुआ है, जिससे इस योजना को विधिक आधार मिला है। एससीआर में रायपुर, नवा रायपुर, अटल नगर और दुर्ग भिलाई को शामिल किया गया है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर योजनाबद्ध रूप से विकसित होगा। वहीं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में इसकी बढ़ती भूमिका को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एससीआर के गठन की पहल की गई है। इस क्षेत्र में आधुनिक परिवहन व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक अधोसंरचना को मजबूत करने की योजना है। 2031 तक एससीआर क्षेत्र की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होने की संभावना है। इस बढ़ते दबाव को देखते हुए राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और इसमें विभिन्न विभागों के मंत्री, सचिव, 4 विधायक और निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। यह प्राधिकरण पर्यावरण के अनुकूल योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करेगा। वहीं राज्य सरकार ने एससीआर कार्यालय की स्थापना और डीपीआर के 5 करोड़ तथा रायपुर दुर्ग मेट्रो रेल सर्वे के लिए 5 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश के 33 जिलों में 2 घंटे का चक्का जाम किया। रायपुर, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। तो वहीं सरगुजा में कांग्रेसियों ने रघुपति राघव गाकर विरोध जताया, तो वहीं बिलासपुर में सक्रिय पेंट्रीडीह फ्लाईओवर के नीचे चक्का जाम किया था। भूपेश बघेल ने इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार अहमदाबाद से अडानी के दफ्तर से चलाई जा रही है। तो ये पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह और अडानी मिलकर छत्तीसगढ़ की जल, जंगल, जमीन को लूटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बनने के बाद सरगुजा, तमनार और हसदेव में जंगलों की अवैध कटाई की गई। पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ये सरकार विष्णु की सरकार नहीं है, ये अडानी की सरकार है और इसको चला रहा है अमन सिंह। और इसके कारण से उसके जितने ट्रोल कंपनी है वो छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गई है। तो ये अब जनता जान चुकी है कि छत्तीसगढ़ के जंगल को साफ करके यहाँ के खनिज को लूटना चाहते हैं अडानी, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मेहरबान है और इसलिए जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। आगे बैठे पीसीसी में बैठेंगे, महंत जी, दीपक बैज जी मीटिंग करेंगे और उसमें हम सब शामिल होके आगे की रणनीति तय करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो कल रिमार्क किया है कि आप अपना काम करो, राजनीति में टांग मत अड़ाओ। राजनीति के लोगों को करने दो राजनीति। ये तमाचा है, सीधा एक पंच पड़ा है ईडी में और केंद्र सरकार के खिलाफ। तो खबर कोरबा से है, जहां युक्तियुक्तकरण के बाद कोरबा जिले के मानदेय शिक्षकों के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। लगभग 300 ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें शिक्षकीय कार्य से अलग कर दिया है। इस समस्या को लेकर मानदेय शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट से गुहार लगाई है कि उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। जल्द से जल्द सभी मानदेय शिक्षकों को नियुक्त किया जाए, वरना शिक्षक सड़क पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।